नेक्स्ट हमारे प्रैक्टिकल का यूनिट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम इसे ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी करने की कोशिश करेंगे, इसे थ्योरेटिकली भी समझेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में, होता क्या है, क्या यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो आपका इंटरफेस है उसका ओवरव्यू देखेंगे। कुछ सेल की टर्मिनोलॉजी जो हमारे बहुत यूज़फुल होने वाली है हम उसको स्टडी करेंगे, और डेटा एंट्री फेस को इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या? ये एक स्प्रेडशीट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज स्प्रेडशीट होता क्या है? सो स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको टेबल के फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को अरेंज करके उसे एनालाइज करने में, उसे इंटरप्रेट करने में और उसे मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। उसके लिए वो बहुत सारे मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, बहुत बिल्ट इन फंक्शंस आपको परफॉर्म करता है। जो भी आपकी वैल्यूज़ है आप उसको स्टोर करने के बाद उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो और उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो कि चेंजेस पे, ओवरऑल डेटा पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और बहुत बार हम उसे डेटा को डिस्प्ले करते हैं ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, और उसे समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, ये बहुत सारे मैथ्स के हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिन फंक्शंस को यूज़ करके हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको उस पर और सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो ये सारा काम जो पहले पेपर बेस्ड होता था, पेन पेपर से मैन्युअली लोग करते थे, और अब यही चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है, कंप्यूटर हमारे लिए करके दे रहा है। तो एक तरह से इसने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है बिजनेस वर्ल्ड में, और आज के टाइम में सबसे पॉपुलर ये सॉफ्टवेयर है इस टाइप के टेबुलर डेटा को मैनेज और हैंडल करने के लिए। इसकी सबसे बड़ी रीज़न की एडवांटेज जिसकी वजह से ये बहुत पॉपुलर हो रहा है, उसका रीज़न यही है कि इसे सीखना बहुत आसान है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि पाइथन, आर, जो डेटा हैंडलिंग के, डेटा मैनिपुलेशन के और पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करती हैं, बट इनको लर्न करना थोड़ा सा मुश्किल है। दो एक्सेल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बट एक काफ़ी क्लोज है जो आपको कुछ फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये डेटा को कंसिस्टेंट बनाते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होती है हम इसी प्रेजेंटेशन में आगे समझने की कोशिश करेंगे। सो ओवरव्यू में जैसे ही आप MS एक्सेल खोलते हो तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपके सामने आती हैं। अगर आप देखेंगे तो ऊपर बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, नीचे एक टेबुलर डेटा के लिए जगह बनाए रखी है। सो इसी को हमें आगे स्टडी करना है। सो ये मेन्यूज़ जो आप देखेंगे MS वर्ड से रिलेटेड ही हैं ज़्यादातर, एक्सेप्ट फॉर एक फॉर्मूलाज का और डेटा का जो मेन्यू है इसको हमें अलग से स्टडी करना है। ये अलग मेन्यूज़ थे, ये मेन्यूज़ आपके MS वर्ड में नहीं हुआ करते थे। तो सबसे पहले अगर मैं इसके जो एक्चुअल डेटा रीजन है उसकी बात करूँ मेन्यूज़ को छोड़ के, तो डेटा रीजन में आप देख सकते हो कि एक टेबुलर ग्रिड बनी हुई है, बॉक्सेस बने हुए हैं। इन बॉक्सेस को समझने की कोशिश करते हैं। सो रो क्या होती है? सबसे पहले रो अगर आप देखते हो एक हॉरिजॉन्टल जो कलेक्शन है, इसको हम रो कहते हैं। जैसे इस रेड कलर में मैंने एक देखा है कि बहुत सारे बॉक्सेस का एक कॉम्बिनेशन है जो एक ही लाइन में है, और आप देख सकते हो हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है। तो ये रो नंबर 1 है जिसमें ये सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। ब्लू में आप देखोगे ये रो नंबर 2 है जिसमें सारे बॉक्सेस आ रहे हैं। तो हर रो के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर है जो हम कहते हैं ये रो का नाम है। वैसे ही जब हम वर्टिकली देखते हैं तो हम इसे कॉलम कहते हैं। सो कॉलम इज एक वो सारे बॉक्सेस जो वर्टिकली एक ही तरह से अलाइंड है, हम उन्हें कॉलम कहते हैं। जैसे, और हर कॉलम का भी अपना एक नाम है, जैसे रो का एक नाम था, एक वैसे कॉलम का भी नाम है। तो आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कॉलम का नाम है A, वैसे ये ब्लू वाले कॉलम का नाम है B। नाउ नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जिसे हमें समझना है, वो है सेल, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम सेल कहते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे एक ग्रीन कलर से एक बॉक्स को हाईलाइट किया गया है और इसी का नाम ऊपर भी लिखा गया है, बट इसको हम अभी समझते हैं, उससे नाम बहुत इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो एक सेल क्या है? एक रो और एक कॉलम का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि आप ये कॉलम देख सकते हो A, और जिसको मैंने रेड से दिखाया, और ये रो है ब्लू वाली जिसका नंबर है 1। तो इन दोनों को कंबाइन जब किया गया, इन दोनों को जोड़ा गया, तो बीच में एक उसका इंटरसेक्शन रीजन था, वो था वो ग्रीन वाला बॉक्स जिसको मैं
ए वाला जो मैंने ओवल से शो किया है, ये एक सेल है। इस सेल का नाम क्या होगा, इसके रो और उसके कॉलम के बेसिस पे। सो कॉलम था ए और सेल रो थी 1, तो इस पर्टिकुलर सेल का नाम होगा A1। सो इसी तरह से हम आगे और भी सेल्स के नाम को समझने की कोशिश करेंगे और हम इसी को कहेंगे सेल टर्मिनोलॉजी। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेल को देखो, इस सेल में आपका कॉलम है B और रो है 2। सेकेंड रो और बी वाले कॉलम का कॉम्बिनेशन से, उन दोनों के ओवरलैप से ये पर्टिकुलर सेल बन रहा है, तो इस सेल का नाम होगा B2। वैसे ही इस पर्टिकुलर सेल को देखो तो C वाला कॉलम है और 5 वाला रो है, तो इस सेल का नाम होगा C5। वैसे ही अगर हमें एक से ज़्यादा सेल्स का नाम देना होता है तो हम वो भी कर सकते हैं, और हम वो करते हैं कॉमा की हेल्प से। जैसे कि अगर मुझे इन दोनों सेलों को बारे में बात करनी है तो इन दोनों का नाम मुझे इंडिविजुअली तो पता है। नीचे वाले जो सेल है उसका नाम है C5 और ऊपर वाले सेल का नाम है D3। बट हम जब दोनों सेल को एक साथ बोलना चाह रहे हैं कि ये और ये, तो जो हिंदी वाला और है हमारा, जिसे इंग्लिश में हम एंड कहते हैं, तो उसके लिए ऑपरेटर होता है कॉमा। तो हम इसे लिख सकते हैं C5, D3। इसका मतलब है हम इन दोनों सेलों की बात कर रहे हैं। अच्छा, इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, पहले आप C5 लिखो या D3 लिखो, ये मैटर नहीं करता, तो हम इसे D3, C5 भी लिख सकते हैं। सो अगर इन सेल्स की बात करें तो देखो हमारे पास बहुत सारे सेल हैं। एक है B2, एक सेल है C2, एक सेल है C5, एक सेल है D3। तो हम इसे B2, C2, C5, D3 लिख सकते हैं। हम किसी भी और ऑर्डर में भी इनको लिख सकते थे। नेक्स्ट, अगर मेरे पास बहुत सारे सेल हों, सो अगर इन सेल्स को देखो तो ये है B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2 और I2, तो मैं कॉमा कर करके इन्हें लिख सकता हूँ। बट इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी चाहिए, क्योंकि आपको सारे सेल को एक 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 करके लिखना पड़ेगा। तो दूसरा जो शॉर्टर तरीका होता है वो है, जब सेल्स कंटिन्यूस होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर मैं इस सभी सेल की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ B2 से शुरू होने वाले और I2 पे ख़त्म होने वाले जितने भी सेल हैं, मतलब B2 से लेके I2 तक, और इसके लिए ऑपरेटर होता है कॉलन। ऊपर आप देख सकते हो B2 I2 जब मैंने लिखा है, इसका मतलब है B2 से लेके I2 तक सारे सेल्स। अगर इधर बात करें तो यहाँ पे पहला तरीका हो सकता था B2, B3, B4, B5, B6। दूसरा तरीका हो सकता था B2 से लेके B6। सो हम ऐसे भी लिख सकते थे B2 B6। अगर इन सेल्स की बात करूं तो एक तरीका तो है जब मैं एक एक सभी सेल को कॉमा कर करके लिस्ट करूं, ये करना बहुत मुश्किल है। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि मैं ऐसे लिस्ट करता B2 से लेके B6, C2 से लेके C6। तो मैंने पहला जो आपका B वाले कॉलम में जितने भी सेल्स थे उनको मैंने लिख दिया B2 से लेके B6, दूसरे C वाले कॉलम में जितने भी सेल थे उनको लिख दिया C2 से लेके C6, और कॉमा कर दिया, मीन्स दोनों में एंड जुड़ गया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर हिंदी वाला और है। दूसरा तरीका जो हो सकता था, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जा सकता, क्योंकि ये सारे सेल्स अभी भी कंटिन्यूस हैं, तो आप कह सकते हो B2 से लेके C6 तक सारे। सो ये एक तरीका है जहाँ पे हम ज़्यादातर सेल्स को हम एक ग्रुप बना के लिख सकते हैं अगर वो सेल्स कंटिन्यूस हैं, और उसके लिए कॉलन ऑपरेटर यूज़ होता है। नेक्स्ट इज डेटा एंट्री। तो सबसे पहले आपके पास डेटा होगा, जब तक आप इस टेबल को फिल नहीं करोगे तब तक उस डेटा ही नहीं होगा, तो आप उस पर किस पे फॉर्मूला लगाओगे या किसको एनालाइज करोगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है डेटा एंट्री का। ज़्यादातर ये स्टेप जो होगा इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी स्प्रेडशीट है उसमें डेटा को फिल करते हैं, वो मैन्युअली भी किया जा सकता है, मींस कोई एक इंसान बैठ के इन सेल्स को फिल करेगा, या ऑटोमेटिक भी होता है। बहुत बार हम अलग अलग सोर्सेज से जब डेटा आ रहा है उन्हें ऑटोमेटिकली किसी स्क्रिप्ट के थ्रू इन एक्सेल की शीट्स में फिल करते हैं। जब हमारे पास एक बार डेटा आ जाए तब हम उन पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, या हम उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सैम्पल डेटा, ये सैम्पल डेटा आपको एक्चुअली टाइप करना है और अपने सिस्टम में रखना है।
सो ये आपका काइंड ऑफ पहला यू कैन से प्रैक्टिस होगा जहाँ पे आप इसकी डेटा एंट्री करोगे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ स्टूडेंट्स, उनके रोल नंबर, उनके नाम और 3 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर किए हुए हैं। ये सारा मैंने खुद टाइप किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, एक तो मैंने इन्हें टाइप किया, उसके बाद मैंने ये टेबल जो बॉक्स है उसको आउटलाइन दिया है, और उसके बाद मैंने हर सेल को की डायमेंशंस मैंने चेंज किए। तो मैं वो आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। हम रो एंड कॉलम की विड्थ या हाइट चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो कि मैं किसी भी कॉलम को ड्रैग करके उसे चौड़ा कर रहा हूँ, और वो चौड़ा जितना मुझे चाहिए उतना मैं कर सकता हूँ। कभी कभार मैं मल्टीपल कॉलम्स को इकट्ठा सिलेक्ट करके उनको ड्रैग करूँगा तो वो इकट्ठे सारे यूनिफॉर्मली ड्रैग हो जाएंगे, और उसके हिसाब से उनकी विड्थ चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने इधर आपके कॉलम्स की विड्थ चेंज करके दिखाई है, वैसे आप रोज़ की हाइट भी बिल्कुल सिमिलर वे में चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है वो है, हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन होता है मेन्यू में। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा डेटा ही पहले सिलेक्ट कर दिया, और अब मैं फॉर्मेट मेन्यू में जाके रो की हाइट चेंज करता हूँ। लेट्स से मैंने सेट किया 20, तो सारी रोज़ जितनी मैंने सिलेक्ट की थी सबकी हाइट 20 हो जाएगी। वैसे ही मैं कॉलम की विड्थ सेट कर सकता हूँ। मैंने सभी कॉलम को यूनिफॉर्म सेट करना चाहता हूँ, बराबर सभी की मैं चाहता हूँ कि विड्थ बराबर 15 हो जाए। तो सारे कॉलम्स जितने भी सिलेक्ट हुए थे वो सारे 15 हो गए। वैसे ही मैं किसी भी सेल को राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। फॉर्मेट सेल से बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं। एक तो कैटेगरी, ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अलाइनमेंट में रैप टेक्स्ट है, श्रिंक टू फिट है, और मर्ज सेल्स है। रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज, ये 3 ऑप्शंस हैं जो सेल के अंदर डेटा को फिट करने में हेल्प करते हैं। इनको मैं डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट मर्जिंग का एक ऑप्शन बताता हूँ। जैसे मैं 2 सेल को सिलेक्ट किया और मैंने उसके लिए अलाइन मेन्यू में क्लिक करके मर्ज का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ओके कर दिया, तो ये 2 सेल इकट्ठे हो जाएंगे और एक सिंगल सेल बन गया। ठीक है। वैसे ही मैं कुछ सेल्स को सिलेक्ट करके ऊपर से उसकी बॉर्डर डिसाइड कर सकता हूँ। जैसे ऑल बॉर्डर मीन्स सभी को बॉर्डर मिल जाए। तो जो मैं सेल सिलेक्ट करूँगा ऐसे ही बॉर्डर्स आएंगी जो मैंने अभी टेबल में किया था, और जब मैं चाहूँ तो मैं बॉर्डर हटा भी सकता हूँ ऊपर से। और भी कोई टाइप की फैंसी बॉर्डर मुझे चाहिए तो मैं वहाँ से पिक कर सकता हूँ। सो जो आपका रैप टेक्स्ट था और श्रिंक टू फिट था, मैं उसको भी ब्रीफली आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट क्या करता है, वो ये करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके एक सेल में फिट नहीं हो रही है तो सेल की विड्थ बढ़ा के, सेल की हाइट बढ़ा के उसमें 2 लाइंस में उसे फिट करने की कोशिश की जाती है। श्रिंक में क्या किया जाता है, टेक्स्ट का फॉन्ट छोटा कर दिया जाता है कि छोटे फॉन्ट से वो पूरे के पूरा एक सेल में दिखाई दे। बट इन ऑप्शंस को हम जनरली नहीं यूज़ करते अनटिल अनलेस वो ज़रूरी हो। अदरवाइज़ आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसे पर्टिकुलर रो या कॉलम की डायमेंशन को चेंज करना चाहते हो। नेक्स्ट, इसी के साथ जैसे रो एंड कॉलम के आप डायमेंशन बदल सकते हो, वैसे ही आप डेटा टाइप सेट कर सकते हो। तो जैसे वो मेन्यू खुला था वहाँ पे मैंने कहा था, अलाइनमेंट से पहले मैंने कहा था कि आपके पास डेटा टाइप्स के ऑप्शंस थे। उसमें आप देख सकते थे कि ऑप्शंस थे, नंबर्स था, टेक्स्ट था, डेट था। ये सारे ऑप्शंस पिक कर सकते हो, तो उसके हिसाब से डेटा ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक नंबर लिया है और नंबर आप को बढ़ा रहे हो, लेट्स से वो नंबर बढ़ते 29 से 30 हुआ, 30 से 31 हुआ, 31 से 32 हुआ, तो उसका फॉर्मेट पे डिपेंड कर रहा है कि नंबर है तो नेक्स्ट नंबर ये होगा। बट अगर वही चीज़ अगर मैंने वो डेट दिखाया होता कि मैंने कहा वो 29 है और वो जनवरी है, तो उसके बाद 30 जनवरी आएगा, फिर 31 आएगा, और उसके आगे फिर वो 32 ना करके 1 फेब कर देगा। तो ये आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें आप डेटा टाइप को स्पेसिफाई करके कर सकते हो। मैं अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट इज़ हम ऑटो जनरेट करते सकते हैं सीक्वेंसेस को। बहुत बार अगर डेटा कोई सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है तो सारी चीज़ें हमें मैन्युअली फिट करने की या मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे नंबर्स चाहिए थे तो मैंने 1 और 2 लिया, दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखो मैं इसे ड्रैग करके नंबर्स जो मुझे चाहिए थे वो मैं फिल कर पा रहा हूँ। दोबारा इसे मैं देखता हूँ, मैंने नंबर्स जो मुझे चाहिए थे लिए, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। बॉटम राइट पे वो जो छोटा सा स्क्वायर था उसको मैंने
पकड़ा मीन्स लेफ़्ट क्लिक किया और अब मैं ड्रैग करके लेके आ रहा हूँ, मुझे जो नंबर्स चाहिए थे वो मिल गए। ये चीज़ अल्फ़ाबेट्स पे भी वर्क करती हैं, बट जनरली अल्फ़ाबेट में वो पैटर्न को रिपीट करता है। अगर मैंने ए बी का रखा है तो वो ए बी ए बी ए बी ए बी का पैटर्न रिपीट करेगा। वैसे ही अगर आपने मंथ्स रखे हैं, लेट्स से मैं मंथ रखता हूँ कि जनवरी, फरवरी, और अब यही पैटर्न को अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मार्च, अप्रैल, मई कर देगा। जब ये मंथ सिलेक्ट हो रखा है तो उसे पता है कि पैटर्न ऑलरेडी जनवरी के बाद फरवरी आना है, तो बहुत बार ये सिंगल चीज़ को भी पिक करके ऑटोमेटिकली उसकी सीक्वेंस जनरेट कर देगा। बट ये चीज़ डिपेंड करेगी आपका डेटा टाइप क्या है। जैसे इधर नंबर्स थे 1 से लेके 9 रोल नंबर्स, मैं ये ऑटो जनरेट कर सकता था कि मैंने 1 और 2 ही सिर्फ टाइप किए, दोनों को मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो बॉटम में वो जो प्लस साइन था उस पे मैं अपना कर्सर लाऊंगा, लेफ़्ट क्लिक करूंगा और ड्रैग करूंगा और ये नंबर्स मेरे जनरेट हो जाएंगे। राइट, सो आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे सीक्वेंस है उसको आप जनरेट कर सकते हो, बट वैसे ही मैं सब्जेक्ट के मार्क्स को जनरेट नहीं कर सकता क्योंकि हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है पहले स्टूडेंट के मार्क्स और सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स में कोई सीक्वेंस या कोई पैटर्न होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, क्या चीज़ हम ऑटो जनरेट कर सकते हैं और क्या चीज़ ऑटो जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के कुछ कंसेप्ट्स को हम देखेंगे, बट इससे पहले मैं चाहता हूँ जो ये छोटा सा मैंने सैम्पल डेटा आपके सामने इस डेटा सेट 1 बनाया था, आप उसे ट्राई करूँ और देखो क्या आपसे वो डेटा सेट बन रहा है या नहीं, क्योंकि इस डेटा सेट और कुछ और डेटा सेट पे हम आगे के फॉर्मूलाज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और ऑपरेशंस परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उन्हीं पे चार्ट्स वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये डेटा सेट अगर आपके पास बना है तो आपके लिए ईजी होगा, अदरवाइज़ आप ये चीज़ खुद प्रैक्टिकली नहीं करके देख पाओगे।